हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 73 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 टेस्ट सीरीज आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है देवभूमि करियर पॉइंट चैनल की। पहली है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, दूसरी है हमारी यूकेजी के टेस्ट सीरीज और तीसरी है जीएस वाली टेस्ट सीरीज। तो इन तीनों टेस्ट सीरीज को तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, भले आप और टॉपिक को स्किप कर लें, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों का जो आपको बेनिफिट दिखेगा अगले एग्जाम में दिखेगा। जो इसको कंटिन्यूस फॉलो कर रहा है, जो इसको अच्छे से फॉलो करता है दोस्तों, उसको अगले एग्जाम में परिणाम जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और साथ ही देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट सीरीज में भी दोस्तों। सामान्य हिंदी 20 नंबर की आती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है टेस्ट सीरीज, क्योंकि सामान्य हिंदी से ही यहाँ पे मेरिट डिसाइड होती है। लगभग उत्तराखंड जी के और जीएस सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में जिसकी पकड़ अच्छी होती है उसके चांसेज कम से कम 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्रुप सी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। देखिए दोस्तों, आपका सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वहाँ पे गद्य खंड और पद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड में भी कुछ हमारे साहित्यकार दिए गए हैं और पद्य खंड में कुछ कवि दिए गए हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और यूके ट्रिपल एस के हाल के एग्जाम में अगर हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं से निकल के आ रहे हैं। और ऐसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, देखिए कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है झरना। तो जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है दोस्तों, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद का जो हमारा कामायनी है दोस्तों, इसको महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाकाव्य बोला जाता है इसको। और देखिए दोस्तों, ये जितनी भी रचनाएं ये हमारे जयशंकर प्रसाद की ही काव्य रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद दोस्तों हमारे छायावादी कवि हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसी तरह के आपको क्वेश्चन और इसी तरह के आपके जितने भी पॉइंट है दोस्तों, वो आपको मिल सकते हैं। देखिए, अभी हमारा एक कोर्स शुरू होने जा रहा है 2 नवंबर से, सामान्य हिंदी का क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स। अभी जैसे यूके जीके का हमारा कोर्स शुरू हुआ था 1 अगस्त से, वैसे हमारा ये 2 नवंबर से शुरू हो रहा है सामान्य हिंदी का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें सामान्य हिंदी के ऐसे पॉइंटों को भी रखा जाएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, जो हमारा वीकेंड में आपका मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, या जो भी वीकेंड में आपका जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें ऐसे टाइप के पॉइंट भी होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। बाकी जनरल बुक्स में आप देखेंगे तो बहुत कम जगह पे मिलता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखें। और साथ ही देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड जी के ऑनलाइन कोर्स भी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देवभूमि करियर पॉइंट ऐप को। वहाँ पे आपको कंप्लीट उत्तराखंड जीके का कोर्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इक्षु का तद्भव क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इक्षु का तद्भव। तो इक्षु का तद्भव हो जाता है ईख, मतलब गन्ना। ठीक है, इक्षु का तद्भव ईव। इक्षु कैसा शब्द हो जाता है दोस्तों? इक्षु जो शब्द है दोस्तों, ये हमारा संस्कृत से निकला है डायरेक्टली, यानी कि तत्सम शब्द है ना ये। और ईख जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, गन्ने को ही ईख कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आम का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, आम का तत्सम हो जाता है आम्र, यानी कि ऑप्शन है सही आंसर इसमें, आम्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी सामान्य हिंदी वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे सभी टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्री कंटेंट भी काफ़ी अगर प्लेलिस्ट पे आप फॉलो करते हैं, लेकिन एक रूटीन से। देखिए, जो ऑनलाइन कोर्स होता है उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपका टाइम बचता है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डेली रूटीन में रहते हैं, आपको टॉपिक दिए जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, मतलब एक स्पॉट पे आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और कुछ स्पेशल फैक्ट भी होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप अगर फी पेड कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी करेंगे दोस्तों, एक ड्यूटी जैसी बन जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे क्या होता है, थोड़ा आदमी का ये रहता है कि रूटीन फॉलोअप नहीं हो पाता है, बस यही अंतर है। तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा इसमें ऑप्शन है 7, यानी कि 7 बोध हो रहा है ना, नंबर्स का बोध हो रहा है 7। काला में हमको क्या लग रहा है, रंग का बोध हो रहा है, रावण नहीं हो रहा, खट्टा नहीं है, तो केवल 7 ऐसा है जिसमें संख्या सीधे पता चल जा रहा है, 7 संख्यावाचक विशेषण है। क्षुधा का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षुधा शब्द का विलोम बताना आपने, क्षुधा। क्षुधा शब्द का अब अर्थ भी तो आना चाहिए ना, क्या है क्षुधा? क्षुधा का मतलब होता है भूख लगना, भूख है क्षुधा का अर्थ। तो भूख का अर्थ विलोम क्या हो जाएगा इसमें? तो भूख हो गया, किसी को भूख लगती है, बहुत खाना खाता है तो उसको तृप्ति हो जाता है, भर जाता है पेट, डकार मार लिया भैया, ओ तृप्त हो गया वो। ठीक है, तो तृप्ति यानी कि संतुष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, क्षुधा का विलोम होगा तृप्त, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे तभी तो बोलना, ऐसे क्वेश्चन ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है दोस्तों एग्जाम की मेरिट में।
क्योंकि लूसेंट वगैरह में हम देखते हैं, लूसेंट सामान्य हिंदी में व्याकरण अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन हिंदी का जो भाषा विकास है, देवनागरी लिपि है, पत्रकारिता, जनसंचार है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो मिसिंग है वहाँ पे। तो नागरी लिपि सुधार समिति, देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, और हिंदी साहित्य सम्मेलन था, 35वां अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में इस नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था 1935 में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। 1935 में पहली बार नागरी लिपि सुधार समिति गठित की गई थी। ओके, उसके बाद 1947 में यूपी में बनती है। तो बहुत से इसमें चेंजेस होते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पूछा गया है तो 1935 गांधी जी के तत्वाधान में। तत्सम शब्द का चयन कीजिए निम्न में से। तो तत्सम तद्भव आपको पता है दोस्तों, संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में जो तत्सम होगा वो क्लिष्ट होगा। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्लिष्ट जो है हमारा तत्सम शब्द होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो हमारे कठोर, कठिन और मजबूत जो है वो तद्भव शब्द है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बचपन से हम पढ़ते हैं दोस्तों। ईंट से ईंट बजाना यानी कि मतलब क्या कर देना, हम बर्बाद कर देना, ठीक है, खत्म कर देना के हिसाब से। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति दोस्तों जो उड़ती चिड़िया पहचान सकता है। चिड़ियाओं को झुंड जा रहा है और उनको पहचानने वाला व्यक्ति कैसा होगा, एक एक्सपीरियंस बंदा होगा ना वो, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी होगा वो बंदा, ठीक है, अनुभवी होगा। लेकिन अगर उड़ती चिड़िया, अनुभव तो है ही, लेकिन उड़ती चिड़िया को पहचानना है वो। शांत चिड़िया को तो चलो अनुभवी आदमी पहचान सकता है, लेकिन यहाँ पे उड़ती चिड़िया को भी पहचान दे रहा हो, तो किस तरह का आदमी होगा वो, जो कि अंदर की बात को भी समझ ले रहा है, अनुभव होने के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा अंदर की बात भी जानता हो। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मन या रहस्य की बात को समझ लेना, ठीक है, मन या रहस्य की बात को समझ लेना। अगर यहीं पर मुहावरा आता उड़ती चिड़िया गिनना, उड़ती चिड़िया गिनना, तो फिर हमारा अनुभवी होना हो जाता। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि मन या रहस्य की बात को समझ लेना, ठीक है। चलिए अगला, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है रिजु शब्द का विलोम। तो रिजु का विलोम होता है वक्र, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, वक्र, ठीक है। तक्र तो कुछ होता ही नहीं, सीधा का विलोम क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तक्र तो कोई शब्द है ही नहीं। विरल का विलोम क्या हो जाएगा, विरल का विलोम हो जाएगा सघन। सघन वन, विरल वन बोलते हैं ना, सघन मतलब घना, विरल मतलब छितला। तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा विलोम युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है, जिसमें गलती है, बहुत ध्यान से देखना है आपने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है, सी इसमें गलत है, ई हो गया, सी कर लीजिएगा। अपेक्षा का उपेक्षा सही है। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई सही है। आदान आदान प्रदान, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्नत का अवगत, ये गलत हो गया दोस्तों, उन्नत का होना चाहिए हमारा, उन्नत का अवनत होना चाहिए, ना कि अवगत, अवनत, अवनत, ठीक है। उन्नत, उन्नति करना, अवनत मतलब नीचे आ जाना, ठीक है, ध्यान रखें। उन्नति का विलोम अवनति होता है, अवगत नहीं होगा, अवगत गलत है इसमें, सी वाला हो जाएगा। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए विकल्पों में हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कर जो होगा दोस्तों, कर जो है वो हिमालय का पर्यायवाची नहीं होगा इसमें, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, हाथ। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है, एक प्रकार का कर जो लगाते हैं ना, टैक्स, तो हाथ और कर इसका अर्थ निकलता है, तो हिमालय का पर्याय नहीं होगा। बाकी नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी ये सब हिमालय के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका कथन है ये, ठीक है, बताना आपने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो निराला जी का कथन है दोस्तों, निराला जी ने बोला यहाँ पे, जो मनुष्य की मुक्ति होती है ना, जैसे मनुष्य की मुक्ति होती है वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ठीक है। महत्वपूर्ण नाम है, अच्छे से याद रखना है, हमारे सिलेबस में भी है हिंदी के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो अनेक अर्थ देता है हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए, नासिका। नासिका का मतलब नाक होता है, सिर्फ एक ही अर्थ दे रहा है। कान का मतलब कान या कहानी हुआ, एक ही अर्थ है बस। नेत्र का मतलब आँख होता है, चक्षु होता है, नेत्र होते हैं, ठीक है, नेत्र का मतलब आँख होता है। लेकिन अंग ऐसा है, अंग जो है दोस्तों ये अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक मतलब अलग अलग अर्थ देता है। अंग के क्या क्या अर्थ होते हैं, देखिए दोस्तों, अंग का मतलब पहला तो अंग क्या हो गया, अंग मतलब शरीर का अंग हो गया ना, एक तो अंग का मतलब शरीर का अंग हो गया पहला, तो इसका अर्थ हम बात करें, ठीक है।
अंग का मतलब देखिए दोस्तों, एक देश का नाम भी होता है अंग, देश का नाम, अंग देश बोलते थे पहले। अंग का मतलब भेद भी होता है, भेद, ठीक है, डिफरेंस। और इसके साथ अंग का मतलब पक्ष भी होता है, अंग का मतलब टुकड़ा भी होता है, ठीक है, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें अनेकार्थी शब्द, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको पता है दोस्तों, उपसर्ग दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले में जुड़ते हैं और उसके बाद शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो अभ्यागत, अभिधन आगत, अभिधन आगत यानी कि अभ्यागत, ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्र से क्वेश्चन आ गया भैया। अब सरकार द्वारा समितियों के गठन, जांच आयोग अथवा समिति की नियुक्ति अथवा उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करने वाला पत्र है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। तो सरकार द्वारा समितियों के गठन के लिए या कोई जांच आयोग बिठाने के लिए या समिति की कोई नई समिति बनानी, उसकी नियुक्ति करने के लिए या उनके द्वारा कोई भी प्रतिवेदन दिया गया है, तो इस प्रकार का पत्र व्यवहार किसके थ्रू होता है? दिए गए पत्रों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है संकल्प बोला जाता है इसको, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, संकल्प, रेजोल्यूशन, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अनुस्मारक होता है याद दिलाने वाला पत्र, विज्ञप्ति आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। परिपत्र मतलब एक साथ बहुत से कार्यालय, अधीनस्थ कर्मचारी सबको भेजा जाता है, जो वो परिपत्र कहलाता है। तो पत्र का जो हमारा पत्र वाला टॉपिक है यहाँ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित समय के पाँव किस विधा की रचना है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भैया। जितनी रचनाएं हैं मुख्य जो हमारे कवि साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं तो बच्चों ने याद कर लिया, अब उसकी विधाएं भी पूछ ली जा रही। जैसे लास्ट टाइम पे हमारा मन्नू भंडारी का आ गया था, आपका बंटी। आपका बंटी क्या है भैया? कहानी है, उपन्यास है, क्या है? ऐसे क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। आपका बंटी उपन्यास था मन्नू भंडारी का। तो अब ऐसे ही माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है समय के पाँव, तो ये क्या है दिए गए विकल्पों में से दोस्तों? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक स्केच है, स्केच मतलब होता है रेखा चित्र, ठीक है, स्केच, रेखा चित्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, समय के पाँव रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी की भी रेखा चित्र है हमारे, अतीत के पाँव वगैरह ऐसे, ठीक है। तो रेखा चित्र एक अलग विधा होती है, तो विधाएं भी पढ़ते हैं, मतलब रिपोर्टाज क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है, क्या इन विधाओं की मुख्य विशेषताएं हैं, कैसे पहचानेंगे, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों, ये हिंदी में पढ़ना है आपने। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी कि चिरंतन का विलोम बताना है सीधे सीधे इसमें। तो चिरंतन का विलोम हो जाता है दोस्तों, चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा नस्वर हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नस्वर। चिरंतन का अर्थ होता है दोस्तों बहुत दिनों से जो चला आ रहा है या पुराना, ठीक है। और नस्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला या नाशवान, जो कि खत्म हो जाए। चिरंतन मतलब जो कंटिन्यू है बहुत टाइम से, लेकिन नस्वर का मतलब जो खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो चरण कमल बंदो रघुराई, ठीक है। तो अलंकार भी हम पढ़ते हैं, अलंकार में उपमेय होता है, उपमान होता है दोस्तों। रूपक अलंकार की क्या विशेषता है? क्योंकि इसमें हमारा रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो रूपक अलंकार निकला है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो रूपक अलंकार की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में ही कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में ही कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है हमेशा, ठीक है। तो चरण कमल बंदो रघुराई बोला जा रहा है यहाँ पे, समझना है आपने इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लुटेरा में प्रत्यय प्रत्यय लगा हुआ है? लुटेरा शब्द जो है इसमें प्रत्यय बताना आपने। तो अभी हमने उपसर्ग पढ़ा जो कि शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और अर्थ बदल देते हैं शब्दों का। प्रत्यय जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के अंत में लगते हैं, ठीक है। प्रत्यय तद्धितांत भी बोलते हैं इनको, ध्यान रखेंगे। तद्धितांत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर जो उनका अर्थ बदल देते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था ना बीच में प्रैक्टिस सेट में, भला धन ई भलाई, भलाई कैसा शब्द है? तो तद्धितांत दिया था वहाँ पे, प्रत्यय नहीं पूछा गया था। इनमें से कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? तो तद्धितांत शब्द का मतलब ऐसा है कि शब्दों के अंत में जहाँ पे प्रत्यय लगाओ और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित शब्द हों। तो यहाँ पे लुटेरा शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो लुटेरा में हो जाएगा भैया ऑप्शन है एरा प्रत्यय, ठीक है। एरा प्रत्यय लग जाएगा इसमें लुटेरा में, लूट धन एरा, लुटेरा, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 73।
कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती है तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।